गुड इवनिंग बच्चों। मैं आज आपको जो शेप ऑफ ऑर्बिटल का डिस्कशन है, जो आज क्लास में मैं नहीं डिस्कस कर पाया था, मैं शेप ऑफ ऑर्बिटल का डिस्कशन जो है वो करने जा रहा हूँ और फिर इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं आपको अवेलेबल करूँगा और आपको पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो अच्छे से देखनी है बेटा, और सिस्टमेटिकली इस कंसेप्ट के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि आज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आज क्लास नहीं हो पाई, इसलिए मैं ये लेक्चर जो है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो शेप ऑफ ऑर्बिटल में सबसे पहले एस ऑर्बिटल का शेप का डिस्कशन आता है। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल का एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है। तो बोलते कि कोई भी वो ऑर्बिटल जिसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है, वो ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, मतलब वो नॉन डायरेक्शनल होता है। तो आप नोट करो इंफॉर्मेशन, लिखो ऑल ऑर्बिटल्स विथ एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, all orbitals with azimuthal quantum number 0 are non-directional, It means distribution of electron density inside it. It means distribution of electron density inside it is spherically symmetric. Due to this fact, all s orbital are spherical in shape. All s orbital are spherical in shape. ठीक है, तो s ऑर्बिटल का शेप हमेशा कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। तो अगर आप s ऑर्बिटल को कंसीडर करोगे तो s ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। अब देखो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर हम s ऑर्बिटल को कंसीडर करें तो इनका जो साइज है वो इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। तो इस बात को नोट कर लो, साइज ऑफ s ऑर्बिटल increases as its principal quantum number increases. Size of s orbital increases as its principal quantum number increases. इसका मतलब अगर हम इनका साइज का ऑर्डर को कंसीडर करें, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एस ऑर्बिटल, तो ऐसा होगा 1s ऑर्बिटल साइज में सबसे छोटा होगा, 2s ऑर्बिटल उससे बड़ा होगा, 3s ऑर्बिटल और बड़ा होगा, 4s ऑर्बिटल और बड़ा होगा, एंड सो ऑन। जैसे जैसे इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा है, इनका साइज भी इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, अगर इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है तो इनका साइज भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वेरिएशन के करस्पॉन्डिंग इनका साइज भी वेरी करेगा। और कैसे वेरी करेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज करता है तो साइज भी इंक्रीज करेगा। और एक बात आपको और पता है कि अगर ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है, मतलब ऑर्बिटल की पोजीशन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज करती है, मतलब ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर जाता है। और अगर ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसकी
एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एस ऑर्बिटल और एनर्जी ऑफ एस ऑर्बिटल का भी ऑर्डर यही होगा। तो ऑर्डर ऑफ साइज एंड एनर्जी ऑफ एस ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ एस ऑर्बिटल ये होगा। ठीक है, अब देखो एस ऑर्बिटल के अंदर नोड प्रेजेंट होते हैं। नोड मैंने बताया था कि नोड वो रीजन ऑफ स्पेस है विद इनसाइड द ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, तो अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ स्फेरिकल नोड होते हैं। वैसे मैंने आपको बताया हुआ 2 टाइप के नोड होते हैं, स्फेरिकल नोड एंड एंगुलर नोड। तो यहां पे सिर्फ स्फेरिकल नोड होते हैं क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। तो आप इस बात को नोट कर लो, एस ऑर्बिटल possesses only spherical node. S orbital possesses only spherical node. S orbital possesses only spherical node. आगे लिखो, total number of node present in S orbital. Total number of node present in S orbital. Total number of node present in S orbital is equal to n minus 1. Is equal to n minus 1. अब देखो इसका क्या मतलब है, लिख लो, it means 1s orbital possesses no node. 1s orbital possesses no node. 2s orbital possesses one spherical node. 2s orbital possesses one spherical node. 3s orbital possesses two spherical node. 3s orbital possesses two spherical node and so on. ठीक है, तो जैसे जैसे इनकी n वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, मतलब इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता जाएगा, इनके अंदर जो स्फेरिकल नोड का नंबर है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखो जरा, अगर हम ऑर्बिटल की पिक्चर को विजुअलाइज करें तो जैसे 2s ऑर्बिटल को हमने कंसीडर किया, तो 2s ऑर्बिटल में क्या होगा, 2s ऑर्बिटल का शेप को अगर हम देखें तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस के आसपास आपको ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, एक जगह पे जाकर के आपको एक डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। फिर उसके और आगे जाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से डिक्रीज करने लगेगी और फिर आपको एक स्फेरिकल शेल मिलेगा। स्फेरिकल शेल, उस स्फेरिकल शेल में आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको 0 मिलेगी। उसी स्फेरिकल शेल को जिसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको स्फेरिकल नोड बोलते हैं। अब देखो, अगर आप उस स्फेरिकल शेल से और आगे जाओगे तो फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है और थोड़ा डिस्टेंस और आगे जाकर के आपको मोस्ट डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। मोस्ट डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको मिलेगा जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस जहां पे आपको मोस्ट डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है उसको हम रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, और अगर आप उस डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से और आगे रेडियली आउटवर्ड जाओगे तो फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है और वो डिक्रीज करते करते आप कितना भी दूर चले जाओ आपको 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला फर्दर कोई रीजन नहीं मिलता। इस तरीके से अगर देखें तो 2s ऑर्बिटल में एक स्फेरिकल नोड आता है। ठीक है, 2s ऑर्बिटल में एक स्फेरिकल नोड ऑब्जर्व होगा और वो स्फेरिकल नोड क्या होगा, वो स्फेरिकल नोड 2 डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में होगा। उसमें एक मोस्ट डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और एक और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां पे डेंसिटी आपको सफिशिएंटली हाई मिलेगी। तो उनके बीच में एक 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला स्फेरिकल शेल ऑब्जर्व होता है, उसी को हम स्फेरिकल नोड बोलते हैं। तो ऐसा एस ऑर्बिटल का शेप होता है। अब बात आती है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल
तो p ऑर्बिटल के बारे में नोट करो। p ऑर्बिटल्स, इस पर लिखो ऑल ऑर्बिटल्स विथ एजीमुथल क्वांटम नंबर नॉन जीरो, all orbitals with azimuthal quantum number non-zero possess directional dependence. All orbitals with azimuthal quantum number non-zero possess directional dependence. डायरेक्शनल डिपेंडेंस का यहां पे क्या मतलब है? डायरेक्शनल डिपेंडेंस का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप मूव करोगे न्यूक्लियस से तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, लेकिन किसी और डायरेक्शन में जाओगे तो आपको उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी, या हो सकता है जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिले। मतलब जैसे एस ऑर्बिटल के केस में आपने क्या देखा, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, न्यूक्लियस से किसी भी डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड जाओ, आपको उसी तरीके का पैटर्न इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ऑब्जर्व होता है। लेकिन जो डायरेक्शनल डिपेंडेंस दिखाते हैं ऑर्बिटल, वहां पे क्या होगा, मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं, आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, तो आप हो सकता है अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करो तो आपको कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए बोलते हैं कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑर्बिटल नहीं होते, ये डायरेक्शनल डिपेंडेंस दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें, मैंने अभी आपको बताया कि ऑल ऑर्बिटल्स विथ एजीमुथल क्वांटम नंबर नॉन जीरो possess directional dependence. It means they are non-spherical. लिख लो, it means they are non-spherical. It means they are non-spherical. आगे लिखो, since p orbital possess azimuthal quantum number equal to 1, since p orbital possess azimuthal quantum number equal to 1, therefore p orbital is dumbbell shape, in which it possesses two lobe and one node. Two lobe and one node. टू लोब एंड वन नोड। अभी मैं डायग्राम्स के थ्रू बताता हूं आपको कि लोब क्या होता है और नोड तो आप जानते ही हो। तो आप देखो, बात आती है कि जो p सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, p सेट ऑर्बिटल्स कितने हैं? तो आपको पहले मैंने बताया था कि जो p ऑर्बिटल हैं, p ऑर्बिटल्स की 3 ओरिएंटेशन होती हैं। तो आप नोट कर लो, देयर एग्जिस्ट 3 ओरिएंटेशंस of p subcell. There exist 3 orientations of p subcell. There exist 3 orientations of p subcell called px, py and pz. px, py and pz orbitals. लिखो, where px orbital is oriented along x-axis, px orbital is oriented along x-axis, where px orbital is oriented along x-axis, py orbital is oriented along y-axis, py orbital is oriented along y-axis, and similarly pz orbital is oriented along z-axis. ठीक है, अब मैं इनका शेप बना रहा हूं। px orbital is oriented along x-axis, py orbital is oriented along y-axis, and pz orbital is oriented along z-axis.
ठीक है, तो सबसे पहले px ऑर्बिटल को कंसीडर करते हैं। देखो बेटा, अगर मान लो हम ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन कर रहे हैं, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और उसी तरीके से z एक्सिस को हम डिफाइन कर रहे हैं। मान लो ये z एक्सिस हो गया, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया z एक्सिस। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव x एक्सिस होगा या नेगेटिव x एक्सिस होगा, या पॉजिटिव y एक्सिस होगा या नेगेटिव y एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव z एक्सिस होगा और ये नेगेटिव z एक्सिस होगा। तो अगर हम px ऑर्बिटल की बात करें तो px ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, ये px ऑर्बिटल है, आप देख रहे हो, ये इसका लोब x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, इसका लोब ओरिएंटेड है बेटा x एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो अब देखो ये इसका लोब है, इसको हम बोलेंगे लोब। ऐसे ही एक लोब इधर है, इसके अंदर दो लोब है। लोब बेसिकली वो स्पेस होता है इन द ऑर्बिटल वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसको लोब बोलते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है बेटा, इसको हम बोलेंगे नोड। ये क्या है, ये नोड है, यहाँ पे जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि नोडल प्लेन, नंबर ऑफ नोडल प्लेन, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने नोडल प्लेन होंगे, तो आप बोलोगे उसके एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर। तो ये जो p ऑर्बिटल है, इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, तो इसके अंदर 1 नोडल प्लेन होगा। अब बताते हैं वो नोडल प्लेन कैसे पास करेगा। तो आप देखो, जो लोब है बेटा, वो तो x एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, जहां पे ये दोनों लोब जुड़े हुए हैं, ये पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, नोड बोल रहे हैं। ये पॉइंट नोड है। अब यहां से नोडल प्लेन पास करेगा। अब वो नोडल प्लेन कैसे पास करेगा, वो नोडल प्लेन y एक्सिस, देखो y एक्सिस पे आप देख रहे हो कहीं पे जो है, मतलब वो लोब को तो इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है ये एक्सिस, इसका मतलब इस पूरे एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये एक नोडल प्लेन होगा। लेकिन जब प्लेन है तो प्लेन जो है ना, वो एक एक्सिस के अलोंग नहीं लाई करता, प्लेन हमेशा दो एक्सिस के बीच में होगा। जैसे एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करने वाला प्लेन। वाई जेड प्लेन अगर हम बोल रहे हैं, मतलब वाई और जेड एक्सिस के बीच में लाई करने वाला प्लेन। एक्स जेड प्लेन अगर हम बोल रहे हैं, तो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में लाई करने वाला प्लेन। तो यहां पे देखो बेटा, एक्स के अलोंग तो लोब लाई कर रहा है, इसका मतलब जो नोडल प्लेन होगा वो वाई और जेड के बीच में लाई करेगा। तो नोडल प्लेन को हम यहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा पूरा एक नोडल प्लेन होगा, ठीक है। इस नोडल प्लेन को अगर आप देखोगे, थोड़ा डायग्राम हमें प्लानिंग से बनाना पड़ेगा। और एक चीज और, ये बेसिकली 3D स्ट्रक्चर है। तो 3D स्ट्रक्चर है तो आप समझ करके चलना। ये मैं आपको प्लेन बना रहा हूं और आपको लग रहा होगा कि ये लोब के ऊपर से जा रहा है, बट ये लोब के ऊपर से नहीं जा रहा है, ठीक है। ये जो प्लेन हम कंसीडर कर रहे हैं बेटा, ये लोब को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। ऐसा एक प्लेन हम डिफाइन करेंगे, ये पूरा एक प्लेन होगा और ये प्लेन लोब को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं ये प्लेन कैसे लाई कर रहा होगा। जैसे देखो, ये वाला पॉइंट मान लो हम बोल रहे हैं, ये है क्या, ये है नोड, ठीक। अब एक लोब इधर लाई कर रहे हैं और एक लोब इधर लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक लोब इधर लाई कर रहा है, एक लोब इधर लाई कर रहा है। अब यहां पे एक प्लेन होगा, ऐसे ऐसे एक प्लेन जा रहा होगा और वो प्लेन कहां से पास कर रहा है, उसी नोड से पास कर रहा है। इस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। अब जरा देखो ये प्लेन लाई कैसे कर रहा है। ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ठीक, इधर हो गया वाई एक्सिस,
आपकी तरफ वाई एक्सिस, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा क्या, जेड एक्सिस। तो वो जो प्लेन है वो वाई और जेड एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है। तो वो जो नोडल प्लेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वाई जेड नोडल प्लेन। तो मैं उसी चीज को यहां पे दिखा रहा हूं, इस नोडल प्लेन को हम बोलेंगे वाई जेड नोडल प्लेन, वाई जेड नोडल प्लेन। तो ये तो हो गया px ऑर्बिटल, हम इसको बोलेंगे बेटा px ऑर्बिटल, ठीक है। इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं py ऑर्बिटल को, तो py ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और इसी तरीके से ये हो गया z एक्सिस। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये z एक्सिस हो गया। मैं बोल रहा हूं py ऑर्बिटल, तो py ऑर्बिटल कैसे लाई करेगा, बोल रहे हैं कि यहां पे होगा उसका नोड, और एक लोब इसका इधर लाई करेगा y एक्सिस के लॉन्ग, और एक लोब इसका इधर लाई करेगा y एक्सिस के लॉन्ग। तो एक लोब नीचे की तरफ होगा और एक लोब ऊपर की तरफ होगा, ये इसका लोब हो गया बेटा, ठीक है। तो आप देखो इसके अंदर भी क्या है, दो लोब है, एक लोब ये है और दूसरा लोब ये, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है नोड, ये नोड है। अब इसके अंदर भी आप देखो एक नोडल प्लेन होगा, कैसे, वो नोडल प्लेन कैसे लाई करेगा, देखो ये इस तरीके से नोडल प्लेन पास कर रहा है, ये नोडल प्लेन है। और अगर आप इस नोडल प्लेन को देखो तो ये x और z एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, तो हम इस नोडल प्लेन को क्या बोलेंगे, एक्स जेड नोडल प्लेन, एक्स जेड नोडल प्लेन। याद रखना आसान है, देखो यहां पे लोब x के अलॉन्ग लाई कर रहा था, तो नोडल प्लेन रिमेनिंग टू एक्सिस के बीच में है, रिमेनिंग टू एक्सिस मतलब y और z, तो y z नोडल प्लेन। यहां पे लोब y एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है, तो नोडल प्लेन x और z के बीच में होगा, तो एक्स जेड नोडल प्लेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया px और ये हो गया py, ये py है, py ऑर्बिटल, ठीक है। इसी तरीके से अगर pz ऑर्बिटल को कंसीडर करें, तो pz ऑर्बिटल कैसा होगा, मैं इधर डायग्राम बना रहा हूं, ये x हो गया बेटा, ये y हो गया, ये z हो गया, ठीक है। अब यहां पे आप देखो इसका लोब इस तरीके से लाई करेगा, ऐसा इसका लोब होगा, ठीक है। और आप इसको ऐसे शेडेड कर दो, तो ये z एक्सिस के लॉन्ग लोब लाई कर रहा है, और नोडल प्लेन यहां पे कैसा होगा, तो नोडल प्लेन अगर हम कंसीडर करें इसका, तो इसका नोडल प्लेन रिमेनिंग टू एक्सिस मतलब y और x के बीच में लाई करेगा, तो ऐसा इसका नोडल प्लेन हो जाएगा, ये नोडल प्लेन हो गया, इसको हम बोलेंगे एक्स वाई नोडल प्लेन। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने तीनों ऑर्बिटल का शेप बनाया है, ये है px ऑर्बिटल, ये py ऑर्बिटल है, और इसको हम बोल रहे हैं pz ऑर्बिटल। सबका शेप एक जैसा है, सिर्फ ओरिएंटेशन डिफर कर रही है, इसका ओरिएंटेशन x एक्सिस के लॉन्ग है, इसका ओरिएंटेशन y एक्सिस के लॉन्ग है, और इसका ओरिएंटेशन z एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पे ये जो आप ऑर्बिटल का शेप देख रहे हो, इसमें से एक लोब ऑर्बिटल का वो पॉजिटिव साइन को एक्वायर करता है, एक पॉजिटिव साइन का लोब होता है, दूसरा इसमें नेगेटिव साइन का लोब होता है, और ये नोड जो है ना ये 0 पॉइंट है। तो आप इसको ऐसे समझो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का जो लोब हम दिखा रहे हैं,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये मत समझो कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज नहीं है बेटा। बेसिकली पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का लोब का मतलब आपको मैंने बताया था वेव मैकेनिकल मॉडल में कि ऑर्बिटल वेव फंक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन नेगेटिव भी हो सकता है और ऑर्बिटल वेव फंक्शन जीरो भी हो सकता है। ये बात मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल वेव फंक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो जब ऑर्बिटल वेव फंक्शन पॉजिटिव होगा तो लोब साइन पॉजिटिव होगा। इफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज पॉजिटिव देन लोब साइन इज पॉजिटिव। इफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज नेगेटिव then lobe sign is negative, and if orbital wave function is zero then node is obtained. 0 point ही node होता है, node is obtained। ये है इसका मतलब। अगर ऑर्बिटल वेव फंक्शन पॉजिटिव है तो लोब साइन पॉजिटिव होगा, अगर ऑर्बिटल वेव फंक्शन नेगेटिव है तो लोब साइन नेगेटिव होगा, और अगर ऑर्बिटल वेव फंक्शन जीरो होगा तो नोड मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम यहां पे p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल में दो लोब होते हैं, एक लोब पॉजिटिव साइन का होता है, दूसरा लोब नेगेटिव साइन का होता है। पॉजिटिव साइन लोब का मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव साइन का लोब का मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं। ये चार्ज नहीं है, बेसिकली इनका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन ऑर्बिटल वेव फंक्शन से है। जब ऑर्बिटल वेव फंक्शन पॉजिटिव होगा तो लोब साइन पॉजिटिव होगा, जब ऑर्बिटल वेव फंक्शन नेगेटिव होगा तो लोब साइन नेगेटिव होगा, और जब ऑर्बिटल वेव फंक्शन जीरो होगा तो आपको ये 0 पॉइंट यानी कि नोड मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ये तीनों ऑर्बिटल के लिए ट्रू है। सब में एक पॉजिटिव साइन का लोब होगा तो दूसरा नेगेटिव साइन का लोब होगा। अब कौन पॉजिटिव साइन का लोब होगा, कौन नेगेटिव साइन का लोब होगा, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जैसे बना रहा हूं इसको पॉजिटिव बना रहा हूं तो यही पॉजिटिव होना चाहिए और यही नेगेटिव होना चाहिए, उल्टा भी हो सकता है। बट एक बात फिक्स है कि दो लोब है, दो में से एक पॉजिटिव साइन वाला होगा और दूसरा नेगेटिव साइन वाला होगा। ऐसे यहां भी एक पॉजिटिव साइन वाला और एक नेगेटिव साइन वाला लोब होगा। ठीक है, तो ये हो गया p ऑर्बिटल का शेप। तो p ऑर्बिटल का शेप को अगर कंसीडर करें तो वह डंबेल शेप होता है। इसके अंदर दो लोब होते हैं और एक नोड होता है, और हर p ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन एग्जिस्ट करता है। और एक नोडल प्लेन क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, और किसी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होंगे, जो उस ऑर्बिटल का एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसके बराबर नोडल प्लेन उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया p ऑर्बिटल। अब आ जाते हैं d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल d ऑर्बिटल्स। लिखो, ऑर्बिटल्स हैविंग एजीमुथल क्वांटम नंबर 2, ऑर्बिटल्स हैविंग एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 आर कॉल्ड d ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स हैविंग एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 आर कॉल्ड d ऑर्बिटल्स। आगे लिखो, देयर एग्जिस्ट 5 orientation of d subcell. There exist 5 orientation of d subcell. It means there exist 5 d orbitals. It means there exist 5 d orbitals. It means there exist 5 d orbitals called dxy, dyz, dxz, dx square y square and dz square. dxy, dyz, dxz, dx square y square and dz square.
आगे लिखो, लिखो these d orbitals are further classified into two categories. These d orbitals are further classified into two categories. These d orbitals are further classified into two categories called देखो ये तीन जो ऑर्बिटल्स हैं इनको बोलते हैं इनएक्सियल ऑर्बिटल्स, कॉल्ड इनएक्सियल ऑर्बिटल्स। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों बोल रहे हैं इनएक्सियल ऑर्बिटल्स, कॉल्ड इनएक्सियल ऑर्बिटल्स, दैट इज T2g ऑर्बिटल्स, इनको T2g ऑर्बिटल्स बोलते हैं, एंड एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सियल ऑर्बिटल्स दैट इज EG ऑर्बिटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बता रहा हूं, लेकिन इसका यूज क्या है, इसका यूज आपको आगे पता चलेगा जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, और इसका और ज्यादा एप्लीकेशन देखने को मिलता है +2 में जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पे ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा यूज होती है, तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम डी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को कंसीडर करें तो डी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इनएक्सियल ऑर्बिटल्स दैट इज T2g ऑर्बिटल्स एंड एक्सियल ऑर्बिटल्स दैट इज EG ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये दो क्लासिफिकेशन इनके फर्दर है। अब जरा देखो बेटा कि ये जो इनएक्सियल ऑर्बिटल्स हैं और एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं इनमें क्या फर्क है। बोलते हैं कि जो इनएक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, ये तीन इनएक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, इनएक्सियल ऑर्बिटल्स का जो लोब है, ठीक है, इनएक्सियल ऑर्बिटल्स का लोब अगर देखा जाए तो ये इन बिटवीन एक्सिस होता है, जबकि एक्सियल ऑर्बिटल्स का जो लोब है वो अलोंग एक्सिस होता है। तो अगर लोब अलोंग एक्सिस है तो उसको एक्सियल ऑर्बिटल बोलेंगे, और अगर लोब इन बिटवीन एक्सिस है तो उसको इनएक्सियल ऑर्बिटल बोलेंगे। लिख लो इस बात को, ठीक है। इफ लोब ऑफ डी ऑर्बिटल, इफ लोब ऑफ डी ऑर्बिटल लाई, if lobe of d orbital lie in between axis, if lobe of d orbital lie in between axis, then it is called inaxial orbital, then it is called inaxial orbital. However, if their lobe lie along the axis, however if their lobe lie along the axis, then they are called axial orbitals, then they are called axial orbitals। ठीक है, तो अगर लोब इन बिटवीन एक्सिस है तो इनएक्सियल ऑर्बिटल बोलेंगे, अगर लोब अलोंग द एक्सिस है तो एक्सियल ऑर्बिटल बोलेंगे। अब इसमें देखो जो इनएक्सियल ऑर्बिटल है, इनएक्सियल ऑर्बिटल में जितने भी है सब में 4 लोब और 1 नोड होता है। ठीक है, तो आप नोट कर लो, लिखो ऑल इनएक्सियल ऑर्बिटल्स, all inaxial orbitals possess, all inaxial orbitals possess 4 lobe, all inaxial orbitals possess 4 lobe and 2 nodal plane। L वैल्यू 2 है इसलिए 2 नोडल प्लेन होंगे। all inaxial orbitals possess 4 lobe and 2 nodal plane। अब मैं इनका शेप एक एक करके डिस्कस करूंगा। देखो सबसे पहले dxy को कंसिडर करते हैं। ठीक है, dxy से स्टार्ट करते हैं।
ये जेड एक्सिस है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जेड को बनाने पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी आ जाती है। तो आप अभी जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो ये मान करके चलो कि अभी जेड नहीं है, सिर्फ एक्स और वाई है। तो अब देखो अगर हम इसका लोब को कंसीडर करें तो बोलते हैं कि इसका लोब इन बिटवीन जो dxy ऑर्बिटल है उसका लोब कैसे लाई करेगा, इन बिटवीन x एंड y एक्सिस। तो इसका लोब इन बिटवीन x एंड y एक्सिस लाई करेगा। तो देखो एक मतलब जो है दो लोब तो इस तरीके से लाई करेंगे, एक इधर पॉजिटिव y और नेगेटिव x के बीच में, ये पॉजिटिव y हो गया और ये नेगेटिव x हो गया। तो पॉजिटिव y और नेगेटिव x के बीच में एक लोब होगा और उसी तरीके से एक लोब होगा पॉजिटिव x और नेगेटिव y के बीच में, इसके अपोजिट। ठीक है, तो एक लोब तो ये हो गया। इसी तरीके से इसका दूसरा लोब देखोगे बेटा, तो दूसरा लोब मैंने बोला ना कि जेड को अभी आप मान करके चलो कि जेड नहीं है। ये जेड को अगर आप कंसीडर कर दो थोड़ी कॉम्प्लिकेसी आ जाएगी डायग्राम में, मैं अभी हटा ही देता हूं उसको। आप देखो इसी तरीके से इसका तीसरा लोब जो होगा वो नेगेटिव y और नेगेटिव x के बीच में है। तो नेगेटिव y और नेगेटिव x के बीच में एक लोब इधर आ गया। और इसी तरीके से इसका चौथा लोब जो है वो पॉजिटिव y और पॉजिटिव x के बीच में है। तो पॉजिटिव y और पॉजिटिव x के बीच में ये चौथा लोब है। ये है इसका शेप। तो डबल डंबल शेप कैसा है इसका शेप, डबल डंबल शेप। अब इसमें देखो बेटा, यहां पे जो आप देख रहे हो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है नोड, ये नोड है, ठीक है, और इसके अंदर 4 लोब हैं। तो मैं इसको ऐसे बढ़िया से कलरफुल डायग्राम बनाओ तो आपको नोट्स भी देखने में अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 लोब हैं। 4 लोब में से अब मान लो कि ये वाला लोब पॉजिटिव साइन का है, तो अपोजिट साइड वाला लोब नेगेटिव साइन का होगा। नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन का मतलब अभी मैंने आपको बता दिया, ऑर्बिटल वेव फंक्शन के साइन के बेसिस पे डिसाइड होगा। इसी तरीके से अगर मान लो ये वाला पॉजिटिव साइन का है तो ये नेगेटिव साइन का होगा। तो मतलब 4 लोब हैं, 2 पॉजिटिव साइन के हैं अगर, तो बाकी 2 नेगेटिव साइन के होंगे। ठीक है, अब जरा देखो इसमें नोडल प्लेन होगा। नोडल प्लेन कैसे पास करेगा, जैसे देखो एक नोडल प्लेन ये दिख रहा है, y एक्सिस के अलोंग नोडल प्लेन लाई करा, और बाकी वो प्लेन है तो एक एक्सिस जो छूटा हुआ है उसके और y के बीच में होगा। मतलब एक नोडल प्लेन यहां पे होगा y और z एक्सिस के बीच में। तो हम एक नोडल प्लेन यहां पे बोलेंगे yz नोडल प्लेन, yz नोडल प्लेन। इसको विजुअलाइज करना बेटा। आप ये तो देख रहे हो ना कि ये वाली लाइन कहां से पास कर रही है, उसी नोड से पास कर रही है। मतलब इस पूरे लाइन पे 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। बट हम प्लेन की बात करें तो प्लेन के लिए एक एक्सिस और होगा, तो x और y तो हमने दिखाया ही हुआ है, तीसरा एक्सिस छूटा हुआ है। तो ये जो प्लेन आएगा वो y और z के बीच में आएगा, तो इसलिए इसको yz नोडल प्लेन बोलेंगे। ऐसे ही एक नोडल प्लेन आपको इस तरीके से मिलेगा x और z के बीच में, तो हम उसको बोलेंगे xz नोडल प्लेन। तो एक नोडल प्लेन और होगा इधर, xz नोडल प्लेन। इसके अंदर 2 नोडल प्लेन होंगे, yz नोडल प्लेन एंड xz नोडल प्लेन। और इस ऑर्बिटल को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं dxy ऑर्बिटल। ठीक है, dxy ऑर्बिटल की क्या स्पेशलिटी है, इसका जो लोब होगा वो अलोंग द एक्सिस नहीं है बल्कि इन बिटवीन एक्सिस लाई कर रहा है। जो 2 एक्सिस के बीच में लोब लाई कर रहा है वही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए dxy ऑर्बिटल बोल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा इनएक्सियल ऑर्बिटल कंसीडर करते हैं। तो दूसरा इनएक्सियल ऑर्बिटल है dyz ऑर्बिटल।
अब डी वाई जेड को यहां पे दिखाते हैं बेटा। ये हो गया y और ये हो गया z, ये z हो गया और ये हो गया x। अब आपको इसको ऐसे विजुअलाइज करना है कि यहाँ पे x नहीं है, सिर्फ y और z। अब देखो इसके लोब अगर आपको दिखाने हैं तो इसके लोब कैसे लाई करेंगे, तो इसके लोब इन बिटवीन y एंड z एक्सिस लाई करेंगे। तो आप देखो इसका लोब इस तरीके से लाई करेगा, ऐसे लाई करेगा लोब। उसी तरीके से इसका लोब y और z एक्सिस के बीच में ये लोब प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां भी क्या होगा, यहाँ पे दो लोब, जैसे मान लो ये पॉजिटिव साइन वाला लोब है तो ये नेगेटिव साइन का लोब होगा, ये अगर पॉजिटिव साइन का तो ये नेगेटिव साइन का लोब होगा। आइडेंटिकल सिचुएशन। ठीक है, आप देखो इसके अंदर एक नोडल प्लेन ये होगा, ये जेड के साथ कोइंसाइड करता हुआ, और एक्सेस कौन से छुटी हुई है, एक्स। तो मतलब ये नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, इसको आप बोलोगे एक्स जेड नोडल प्लेन, एक्स जेड नोडल प्लेन। ठीक है, और उसी तरीके से एक नोडल प्लेन इधर लाई करेगा, तो ये वाला नोडल प्लेन क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स वाई नोडल प्लेन, एक्स वाई नोडल प्लेन। भाई वाई जेड, वाई और जेड एक्सिस के बीच में ये लोब लाई कर रहे हैं और एक्स एक्सिस छूटा हुआ है, तो एक नोडल प्लेन होगा y और x के बीच में और एक नोडल प्लेन होगा x और z के बीच। तो x और z के बीच में ये वाला नोडल प्लेन होगा, xz नोडल प्लेन बोलेंगे, और y और x के बीच में जो नोडल प्लेन होगा उसको xy नोडल प्लेन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ये yz ऑर्बिटल, dyz ऑर्बिटल। अब बात आती है dxz ऑर्बिटल की। तो dxz ऑर्बिटल देखो, ये x है, ये हो गया y, और ये हो गया बेटा, ये हो गया z, x z y। अब देखो यहां पे जो नोडल प्लेन होगा, जो लोब होगा वो कैसे लाई करेगा, इन बिटवीन x एंड z एक्सिस। तो x एंड z एक्सिस के बीच में लाई करेगा, मतलब एक लोब आपको इधर मिलेगा, एक लोब आपको इधर मिलेगा, ऐसे ही एक लोब आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा ठीक बनाऊंगे, एक लोब आपको इस तरीके से मिलेगा और एक लोब आपको ऐसे इसके अपोजिट मिलेगा। ऑब्वियसली इसमें भी आप देखोगे तो एक पॉजिटिव साइन का लोब, एक नेगेटिव साइन का लोब, ऐसे एक पॉजिटिव साइन का लोब और एक नेगेटिव साइन का लोब। अब इसमें अगर आप नोडल प्लेन देखोगे तो एक नोडल प्लेन ये हो जाएगा, मतलब ये नोडल प्लेन नहीं होगा, जो एक्सेस छूटा हुआ है, वाई एक्सेस छूटा हुआ है और एक्स, तो एक नोडल प्लेन ये होगा बेटा, इसको बोलेंगे एक्स वाई नोडल प्लेन,
एक्स वाई नोडल प्लेन, और उसी तरीके से जेड और वाई के बीच में एक नोडल प्लेन होगा वाई जेड नोडल प्लेन। वाई जेड नोडल प्लेन, तो एक्स वाई नोडल प्लेन एंड वाई जेड नोडल प्लेन, और ये हो गया आपका डी एक्स जेड ऑर्बिटल। डी एक्स जेड ऑर्बिटल। तो ये तीन ऑर्बिटल मैंने आपको जो दिखाए हैं, ये क्या है? इनएक्सियल ऑर्बिटल्स, T2G ऑर्बिटल्स इनको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बात आती है एक्सियल ऑर्बिटल्स की। एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सियल ऑर्बिटल्स, देखो बेटा एक्सियल ऑर्बिटल्स में सबसे पहले डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को कंसीडर करते हैं। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब देखो यहां पे जो एक्सियल ऑर्बिटल होता है उसमें लोब अलोंग द एक्सिस लाई करता है, अभी लिखवा है उसको, तो लोब अलोंग द एक्सिस लाई कर रहा है, तो इसका मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को देखें तो इसका लोब इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ऐसे प्रेजेंट होगा लोग। आप देख रहे हो ये भी डबल डंबल शेप है इसका शेप भी कैसा है? डबल डंबल शेप है। इसमें से एक पॉजिटिव साइन का लोब है तो एक नेगेटिव साइन का लोब होगा, ऐसे ये पॉजिटिव साइन का लोब तो ये नेगेटिव साइन का लोब। अब यहां पे आप देखोगे इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर दो नोडल प्लेन होंगे, इसके अंदर दो नोडल प्लेन होंगे। कैसे दो नोडल प्लेन लाई करेंगे? ये जरा अच्छे से विजुअलाइज करना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। नोडल प्लेन इसके अंदर कैसे लाई करेंगे, ध्यान देना। एक नोडल प्लेन यहाँ पे ऐसे पास करेगा, ये बाइसेक्टर, ऐसा नोडल प्लेन होगा एक, और एक नोडल प्लेन ऐसे पास करेगा। अब अगर आप इस लाइन को देखो तो ये लाइन क्या है? ये है y इज इक्वल टू एक्स लाइन। यहां पे थीटा अगर आप देखोगे बेटा, थीटा क्या है? 45 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। तो tan 45 1, m वैल्यू मतलब स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा? 1, y इज इक्वल टू mx, तो m 1 है तो y इज इक्वल टू x लाइन है। और उसी तरीके से एक लाइन ये होगी, ये हो जाएगी y इज इक्वल टू -x। ठीक है, तो एक नोडल प्लेन ये होगा जो कोइंसाइड करेगा y इज इक्वल टू x लाइन के अलॉन्ग, दूसरा नोडल प्लेन होगा जो y इज इक्वल टू -x लाइन के अलॉन्ग कोइंसाइड करेगा। और हम इस ऑर्बिटल को बोलेंगे dx स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल। तो आप नोट कर लो, एक मिनट बेटा। तो ये हो गया बेटा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल का शेप। कैसा हो गया? आप देखो यहाँ पे लोब अलोंग द एक्सिस लाई कर रहा है, लोब एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है और वाई एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है। डबल डंबल शेप है, 4 लोब है, 2 पॉजिटिव साइन के, 2 नेगेटिव साइन के। ठीक है, और इसके अंदर एक नोडल प्लेन मिल रहा है, वो कोइंसाइड कर रहा है
y इज इक्वल टू एक्स लाइन के साथ, और दूसरा नोडल प्लेन लाई करेगा जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के साथ कोइंसाइड करेगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल possess two nodal plane where one nodal plane is coincident with y is equal to x line and other nodal plane is coincident with y is equal to minus x line। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल possess two nodal plane where one nodal plane is coincident with y is equal to x line while other nodal plane is coincident with y is equal to minus x line। तो ध्यान देना, एक तो ये लाइन होगी और साथ में z एक्सिस, तो ये लाइन और z एक्सिस के बीच में वो नोडल प्लेन होगा। ऐसे ही ये वाली लाइन और z एक्सिस के बीच में वो नोडल प्लेन होगा। ठीक है, तो आप देखो ये चौथा वाला जो d ऑर्बिटल है वो भी डबल डम्बल शेप का है। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लोब अलोंग द एक्सिस लाई कर रहा है, जबकि पहले वाले इससे पहले वाले केसेस में लोब इन बिटवीन एक्सिस था। ठीक, अब मैं पांचवा डी ऑर्बिटल को कंसीडर कर रहा हूं जो जिसका शेप इन सबसे अलग है। ये पूछा भी जाता है कि वो कौन सा डी ऑर्बिटल है जिसका शेप बाकी डी ऑर्बिटल से अलग है, तो वो पांचवा डी ऑर्बिटल है जिसको डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो अब जरा देखो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल कैसे होगा। ये x हो गया बेटा, ये y हो गया और ये हो गया z। ठीक है, अब मुझे इसको ऐसे दिखाना चाहिए। हमारे लिए यहाँ पे z एक्सिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये z एक्सिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो x, y एंड z। अब देखो इसमें लोब कैसे लाई करेगा। अगर हम इसका लोब को देखें तो लोब इसका लाई करता है अलोंग z एक्सिस। इसका लोब जो है वो z एक्सिस के अलोंग लाई करता है। इसके अंदर ये अच्छा, ये वाला जो लोब आप देख रहे हो बेटा, ये दोनों लोब यहां पे सेम साइन के लोब होते हैं। ये दोनों लोब का साइन जो है वो सेम रहता है। तो अगर ये वाला लोब जो है पॉजिटिव साइन का है तो ये वाला लोब भी पॉजिटिव साइन का होगा। तो ये दोनों लोब का साइन सेम होता है। अब आप बोलोगे नेगेटिव साइन का लोब फिर कहां लाई करेगा, तो इसका जो नेगेटिव साइन का लोब होता है, नेगेटिव साइन का लोब कुछ इस तरीके से लाई करता है। ऐसे एक यहाँ पे डिस्क होती है, सर्कुलर डिस्क, ऐसे एक सर्कुलर डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जैसे वो सैटर्न पे रिंग होती है ना, उसी तरीके से ये जो आप डिस्क देख रहे हो ये भी एक लोब है, ये भी एक लोब है। ठीक है, बट यहां पे जो लोब का साइन होता है, ये लोब का साइन नेगेटिव होता है। तो यहां पे लोब साइन क्या होगा, आपको नेगेटिव साइन का लोब मिलेगा। ये नेगेटिव साइन का लोब है। ये पॉजिटिव साइन का लोब हो गया जो जेड एक्सिस को लॉन्ग लाई कर रहा है, और नेगेटिव साइन का जो लोब है वो एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में लाई करता है। मैं एक बार आपको विजुअलाइज कराता हूं। जैसे मान लो ये जेड एक्सिस है, यहां पे इस पॉइंट पे जो है ये एक लोब इधर ऊपर की तरफ गया, एक लोब ऐसे नीचे की तरफ गया। ठीक है, और ऐसे एक सर्कुलर रिंग लाई करती है इस तरीके से, जो कि उस पॉइंट से पास नहीं करती। ठीक है, ऐसा एक सर्कुलर रिंग होगा और वो उस पॉइंट से पास नहीं करेगा। ये जो रिंग है इसमें लोब साइन क्या होता है, हम नेगेटिव रहता है। मतलब इसके लिए ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और जबकि ऊपर और नीचे वाले लोब के लिए ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब देखो बात आती है, इसके अंदर स्पेशल टाइप का नोड प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो नोड होता है बेटा वो कोनिकल शेप का नोड होता है। ठीक है, इसके अंदर कोनिकल नोड होगा। कोनिकल नोड कैसे होगा, जैसे देखो यहां पे ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन उस पॉइंट से पास कर रही है,
ये लाइन किसी भी लोब को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती। ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस जो है वो इस लोब को ना तो नेगेटिव साइन वाले लोब को ना पॉजिटिव साइन वाले लोब को, वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता। तो ये y एक्सिस अगर आप देखो तो ये जो है ना कुछ इस तरीके से लाई करता है बेटा। जैसे देखो यहां पे ऐसे सर्कुलर रिंग जा रही है, एक लोब ऐसा ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, ये ऐसे इंक्लाइंड है। अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, एक कोन बन जाएगा। ठीक है, ये इंक्लाइंड है, इसको अगर आप ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, कोन का फॉर्मेशन होगा। तो इसके अंदर दो कोनिकल नोड होते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लो, dz स्क्वायर ऑर्बिटल, dz स्क्वायर ऑर्बिटल, dz स्क्वायर ऑर्बिटल possess टू कोनिकल नोड। तो इसमें एक कोन जो है ऊपर की तरफ बनेगा और एक कोन इधर नीचे की तरफ बनेगा। तो इसके अंदर दो कोनिकल नोड होते हैं। तो dz स्क्वायर ऑर्बिटल possess टू कोनिकल नोड। ठीक है, where one cone lie above the plane of the ring, ये जो रिंग है, रिंग के ऊपर, where one cone lie above the plane of the ring while other cone lie below the plane of the ring, other cone lie below the plane of the ring। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखो तो टोटल 5 d ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें ये जो dz स्क्वायर ऑर्बिटल है इसका शेप बाकी 4 d ऑर्बिटल से अलग होता है। बाकी 4 d ऑर्बिटल का शेप कैसा है, डबल डम्बल शेप है, जिसमें 4 लोब है और 2 नोडल प्लेन है। यहां पे आप देख रहे हो इसका शेप डबल डम्बल शेप नहीं है, बल्कि इसको बोलते हैं बेटा डोनट शेप। डोनट शेप होता है, DOUGHNUT, इसका शेप डोनट शेप होता है। इसके अंदर जेड एक्सिस के अलॉन्ग 2 पॉजिटिव साइन के लोब लाई करते हैं और जो नेगेटिव साइन का लोब है वो एक ये सर्कुलर रिंग के फॉर्म में लाई करता है। और इसके अंदर जो नोड होते हैं वो कैसे होते हैं, कोनिकल शेप के नोड होते हैं। तो 2 कोनिकल नोड प्रेजेंट होते हैं। तो यही है शेप ऑफ ऑर्बिटल की एनालिसिस, और इसी के साथ पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश हो गया। अब मैं कल की क्लास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओके बेटा, बाय।